हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। आइए देखते हैं क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में समझा जाए। क्वांटम नंबर एक कंप्लीट एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे अगर मान लो किसी को मेरा एड्रेस चाहिए, तो मैं अभी कहाँ उपस्थित हूँ इसको अगर समझना हो तो सबसे पहले कोई क्या ढूंढेगा, तो कंट्री यानी इंडिया, उसके नीचे फिर उसके बाद देखेगा वो स्टेट, स्टेट के नीचे फिर देखेगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर देखेगा कौन सी लोकेलिटी में प्रेजेंट है ये आदमी। ये कंप्लीट एड्रेसिंग कहलाएगा किसी का भी। तो जब उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेसिंग होता है जिस नंबर के द्वारा, उसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। आइए क्वांटम नंबर का डेफिनेशन समझते हैं। दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives the complete information about the electron, that is its cell, subshell, सेल है बच्चों, सेल है, सबशेल है, ओरिएंटेशन है और स्पिन है। ये 4 चीजें मिलकर दर्शाता है क्वांटम नंबर्स को। अब इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। आइए इस चीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। यह हमको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा। किस बारे में बताएगा बच्चों? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, या उसी को हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह बताता है कि किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 2n² से, इज 2n²। यह बताता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी भी बताएगा। कौन? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये साइज ऑफ ऑर्बिट को भी एक्सप्लेन करता है। कौन? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा क्वांटम नंबर के बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। आता है दूसरा क्वांटम नंबर है एंगुलर सबसिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको ये हमको बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स। यहां बाय मिस्टेक लिखा गया सबसिडियरी, नंबर ऑफ सबसेल्स होगा, नंबर ऑफ क्या लिख देंगे यहां बच्चों? नंबर ऑफ सबशेल्स या फिर सब लेवल्स होगा, सबसेल्स या फिर सब लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस करता है। कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये एल से रिप्रेजेंट होता है। एन की जो भी वैल्यू गिवन होगी, ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से, एन की जो भी वैल्यू गिवन होगी, एल का वैल्यू लाई करेगा 0 से लेके n-1 तक। मतलब अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू n-1, मतलब 0 to n-1 करेंगे तो 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। n बराबर 2 है तो l बराबर 0 और 1 दोनों लिखेंगे। n बराबर 3 है तो l बराबर 0, 1, 2 तीनों लिखेंगे। n बराबर 4 है तो l बराबर 0, 1, 2, 3, ऐसा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। उसके बाद अगर हम लोग l का वैल्यू को यहां पुट कर दें, ध्यान देंगे, अगर l का वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो होगा s, l बराबर अगर पुट करेंगे 1 तो होगा p, l बराबर पुट करेंगे 2 तो होगा d सबशेल, l बराबर 3 तो होगा f सबशेल। ये spdf ही क्यों नाम लिखा गया है ये भी समझा रहे हैं। ABCD क्यों नहीं है, SPDF क्यों है? क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कोई भी कि ये बताइए ऑर्बिटल्स का नाम SPDF से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया, ABCD क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि S फॉर यहां होता है स्फेरिकल, ठीक है। फार बेटर होगा हम S फॉर शार्प लिखें, बेहतर होगा S फॉर शार्प। फिर P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूजन और F से फंडामेंटल। याद रखेंगे, एस फॉर शार्प, पी से प्रिंसिपल,
डी से डिफ्यूजन और एफ से फंडामेंटल होता है। तो ये सेकेंड क्वांटम नंबर है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। दोबारा समझ लेते हैं, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल। ये बताता है नंबर ऑफ सब सेल्स या फिर सब लेवल्स के बारे में। या आपको एन का वैल्यू जो भी गिवन होगा, एल का वैल्यू लाई करेगा 0 से लेके n-1 तक, और एल की वैल्यू से हम लोग ऑर्बिटल्स का नेम भी हम लिख सकते हैं या सबशेल का नाम लिख सकते हैं। एल बराबर 0 है तो एस है, एल बराबर 1 है तो पी है, एल बराबर 2 है तो डी है, एल बराबर 3 है तो एफ है। अगर एस है तो एस फॉर शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूजन, एफ से फंडामेंटल लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। नेक्स्ट, इसी में एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी निकाल पाते हैं, और एंगुलर मोमेंटम बराबर फॉर्मूला जानते हैं, mvr इक्वल टू nh/2π। यहाँ जो n है उसके जगह पर l इंटू एल प्लस 1 अंडर रूट लगाया गया, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर l इंटू एल प्लस 1 के टर्म में लिखा जाता है, तो h/2π। अगर l बराबर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो mvr इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। l बराबर 1 है तो mvr इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू h/2π, सो दैट इज इक्वल टू h/√2π एंड सो ऑन, आप लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी लिखते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी लिखा जाता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। इसका रिप्रेजेंटेशन m या ml से होगा, m या फिर ml से होगा। l की वैल्यू जो भी गिवन होगी, m या ml की वैल्यू लाई करेगी प्लस l से माइनस l तक। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 है, l बराबर 1 है तो m बराबर प्लस 1 से माइनस 1 लिखेंगे, l बराबर 2 है तो प्लस 2 से माइनस 2 लिखेंगे, l बराबर 3 है तो प्लस 3 से माइनस 3 लिखेंगे। क्योंकि m बराबर 0 है मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही बार ओरिएंट करेगा, तो इसीलिए s सबशेल में एक ही घर बनेगा। यहाँ 3 अलग अलग वैल्यू है इसलिए 3 घर बनेगा p में। ये d सबशेल के लिए l बराबर 2 होता है d, तो उसमें टोटल 5 घर बनते हैं। जितने घर मतलब उतने ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, जितने घर का मतलब उतना क्या हो रहा है? ऑर्बिटल्स की बातें हो रही हैं। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बातें। इसी में कहता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको किसी दिए गए सबशेल से निकालना है तो फॉर्मूला है 2l + 1, और किसी दिए गए सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला है 4l + 2। ये दोनों पॉइंट। अब बढ़ते हैं चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए एस या एमएस से रिप्रेजेंट होता है। ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है, आइदर ये तो ये क्लॉकवाइज होगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ml का वैल्यू जो भी गिवन होगा, ml का वैल्यू, s कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज +½ एंड -½ भूलेंगे नहीं। +½ जो होता है दैट इज फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, एंड -½ जो होता है दैट इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना हो तो mvr इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे s इंटू एस प्लस 1, ऊपर में था ऑर्बिटल वाले में था l इंटू एल प्लस 1, यहां है s इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट h/2π। कुछ यूजफुल ट्रिक्स हैं। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि n का वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो तो टोटल वैल्यू ऑफ l कितना होगा, दैट इज इक्वल टू n²। फिर n की वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, दैट इज सॉरी l की वैल्यू हो जाएगी n, और टोटल वैल्यू ऑफ m जो है वो n² के बराबर होगा, और s के लिए जो है 2n² के बराबर होगा। टोटल वैल्यू जब भी क्वेश्चन में पूछे टोटल वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे। l के लिए टोटल वैल्यू n होता है, m के लिए टोटल वैल्यू n² होता है, और s के लिए टोटल वैल्यू 2n² होता है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आ गया सवाल, राइट द वैल्यूज ऑफ एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 दिया रहेगा तो हम कैसे वैल्यूज को निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर n इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे, 2 गिवन है, तो हमको पूछ रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप ही बता पाएंगे, एकदम आराम से समझ करके बताइएगा। अगर n की वैल्यू मेरा कितना गिवन है बताइए, 2 गिवन है, तो l का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, याद होगा 0 to लेकर के n-1 तक, तो 0 और 1 यही 2 बना पाएंगे, 0 और 1 बना पाएंगे, राइट, 0 और 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो l का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे बच्चों, 1 लेके चलेंगे, तो m बराबर क्या क्या हो जाएगा, +1,
0 और -1। तो ये वाली कहानी हो जाएगी, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल वैल्यू देखो क्वेश्चन में आ गया, कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज ऑफ L, M और S फॉर n इक्वल टू 3। बताओ बेटा टोटल वैल्यू ऑफ L कितना होता है, n के बराबर होता है पहला केस में, यानी कि L बराबर जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा केस बोल रहा था m का वैल्यू निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर थर्ड केस में s की वैल्यू पूछ रहा था, टोटल वैल्यू, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18 हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑल्सो विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अगर SPDF नोटेशन दिया रहेगा, यहां क्वेश्चन आपका मिसिंग है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि अगर n बराबर 2 है और L बराबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर B मैं लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। चलो, n बराबर 4 है, L बराबर 0 है, n बराबर 4 है, L बराबर 0 है। C n बराबर 5, L बराबर 3 है, n बराबर 5, L बराबर 3 है। और D n बराबर 3, L बराबर 2 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो सकता है। आपको याद होगा अगर L बराबर 1 है तो कौन सा सबशेल होता है, बता दो, P सबशेल होता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दो। इसका आंसर हो जाएगा 2P। बोलो यस और नो। ये हो जाएगा बेटा 4S। L बराबर 0 होने से S होता है, L बराबर 3 होने से F होता है, सो 5F लिखेंगे। L बराबर 2 होने से D होता है, सो 3D लिखेंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ N, L, M एंड S फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5F सबसेल। अगर 5F सबसेल में है कोई इलेक्ट्रॉन, तो N, L, M और S की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। बड़ी सिंपल सवाल है बेटा, ये भी हम लोग बना सकते हैं। देखो बेटा 5F सबसेल है, मतलब N बराबर 5 है, पहला बात। तो L बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर N बराबर 5 है तो बताइए L बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, वैल्यूज सोच के बताना है। क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। किसके लिए, L की वैल्यू के लिए। पर अपने पास यहां पर हमको बोला 5F सबसेल है, तो L बराबर कितना होने से F हो जाता है ये समझना है। तो L बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, तभी F सबसेल आता है। देखो याद करो, L बराबर 3, 5F के लिए यहां तो लिखा हुआ तो है, N बराबर 5, L बराबर 3। अब बता बेटा L बराबर अगर 3 है तो M बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो M बराबर हम क्या क्या लिख पाएंगे, तो M बराबर हम लिख पाएंगे +3, +2, +1, 0, -1 और -2। और S की वैल्यू क्या क्या लिखी जा सकती है भाई, +½ और -½ लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। इन्हीं सिंपल क्वेश्चंस को आगे और बढ़ाएंगे। देखिए अगला सवाल है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N, L, M और S इन 4D सबसेल। हम चाहेंगे आप सब बच्चे ये क्वेश्चन को खुद करें। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा था उसी के टाइप में है, ओके, जरूर कीजिएगा। Which of the following set of quantum numbers are not permitted? इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट परमिसिबल नहीं है, इसको हमको जानना है। कौन सा परमिसिबल नहीं है, तो हमें पता है। देखो परमिसिबल वैल्यूज का हमको कैसे पता रहेगा, n का जो भी वैल्यू गिवन होगा, यही ट्रिक यूज करना है। n का जो भी वैल्यू गिवन होगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। n का हमने कहा n का जो भी वैल्यू क्या रहेगा बेटा, n का जो भी वैल्यू गिवन रहेगा, l का वैल्यू लाई करता है 0 से लेकर के n-1 तक। फिर l का जो भी वैल्यू गिवन होगा, m का वैल्यू लाई करता है +L से -L तक। फिर m का जो भी वैल्यू गिवन होगा, s का वैल्यू लाई करता है कहां से कहां, तो +½ और -½ तक।
ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। ये क्वेश्चन आपका बायां हाथ का भी खेल है, बायां हाथ छोड़ो, ये जो लेफ्ट वाला जो ये उंगली है ना उसका खेल है भाई, मस्त ऐसे ऐसे उड़ाओ ये सब क्वेश्चन को ऐसे। n बराबर 4 है बेटा, l बराबर 3, पॉसिबल और नॉट है सर, क्योंकि n माइनस 1 है तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ सकता है। m बराबर 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और s की वैल्यू -12 ये भाई ये तो चलेगा। n बराबर 3 है तो l बराबर +3 लिखा जा सकता है, कोई l बराबर +3 हो सकता है, मतलब 3 n बराबर 3 है तो l बराबर +3 हो सकता है क्या, नहीं। तो भैया ये हमको दिख रहा है कि n बराबर मैक्सिमम है तो l बराबर मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ सकता, उससे कम होना चाहिए था। तो ये एक सेट आ रहा है जो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और देखो और कोई ऐसा है क्या, n बराबर 4 है, l बराबर 2 है, पॉसिबल है। m बराबर -2 पॉसिबल है, s बराबर -1/2 पॉसिबल है। n बराबर 2, l बराबर 0 है, m बराबर 0, s बराबर +1/2 है। तो एकमात्र ऑप्शन जो था वो आपको मिल गया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आता है बेटा, तो एक क्वेश्चन कंपटीशन वाला भी हम डाले हैं इसमें, ताकि हमने आपको पहले बताया था कि चैप्टर में कंपटीशन के क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आइए देखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्बिट का, तो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, है ना। एक ऐसा वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जो न्यूक्लियस के चारों ओर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है तो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होगा। सारे ऑर्बिट्स सर्कुलर और डिस्क लाइक होते हैं, जबकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। एस का शेप को अगर हम बोले तो स्फेरिकल होता है, बाकी सब का पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल और एफ कॉम्प्लिकेटेड शेप में गिना जाता है। ऑर्बिट्स का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, लेकिन अगर हम एस ऑर्बिटल को छोड़ दें क्योंकि स्फेरिकल है तो बाकी सभी के डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट को हम लोग को पता है n है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। ऑर्बिट जो है वो प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट जो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज अगेंस्ट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जबकि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो अकॉर्डिंग विथ वेव फंक्शन ऑफ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आपको इनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से फिट रखना होगा ताकि आप इसका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरफ। एटॉमिक ऑर्बिटल के अगर हम शेप की बात करें तो देखो बेटा, एस का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम L बराबर 0 मानेंगे तो M की वैल्यू 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही बार घूमेगा, और एक ही बार घूमेगा तो ऐसा ही घूमेगा भाई। तो इसीलिए S का शेप हम लोग बड़े आराम से कह पाएंगे। कैसा शेप होगा? स्फेरिकल शेप होगा। कैसा शेप होगा बच्चों? स्फेरिकल शेप होता है। तो क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि S ऑर्बिटल डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड साइज ऑफ S ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, लार्जर इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल। n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ऑर्बिटल का साइज भी उतना बड़ा होगा। इसीलिए n ये वाला है, n की वैल्यू जितनी बड़ी होती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। ये आपको शेप ऑफ s ऑर्बिटल बना। शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल की बात करें तो n बराबर 2 है तो l बराबर 1 होगा, और l बराबर 1 होगा तभी हम p सबशेल की बात कर सकते हैं। तो l बराबर 1 होगा तो m के 3 अलग अलग वैल्यूज बनेंगे, +1, 0 और -1। मतलब ये तीनों वैल्यूज की अगर हम बात करें m बराबर +1, 0 और -1, तो हम कहेंगे कि यहाँ 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है। अगर हम +1 कहेंगे, जैसे px है आपके पास, ये ऑर्बिटल देखिए आप देख सकते हो px है, फिर कौन सा है py है, और कौन सा है बच्चे pz है। 3 अलग अलग आपके पास केसेस हैं। इसको हम px और क्या बोल दिए बेटा, इसको py, इसको क्या बोल दिए बेटा pz। अलग अलग एक्सिस पर देखो, ये x एक्सिस पर माना गया है तो ये y एक्सिस पर है और ये z एक्सिस पर है। तो इस तरह से शेप ऑफ p ऑर्बिटल भी कंप्लीट होता है। d सबशेल की बात करते हैं तो d ऑर्बिटल में n बराबर हमारे पास 3 है तो l बराबर हमारे पास 2 होगा, और अगर l बराबर 2 होगा बच्चा तो m बराबर +2, +1, 0, -1, -2 हम लिख सकते हैं। मतलब टोटल देयर आर 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in the electronic cloud, and these are represented by dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, माइनस नहीं पढ़ना, एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और डी यहाँ जेड स्क्वायर लिखा जाएगा, डी जेड स्क्वायर। तो ये वाला जो शेप है बेटा वो डी जेड स्क्वायर का शेप है, ये डी एक्स वाई का शेप है, देख सकते हो, आराम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, एक एक्स वाई है तो एक वाई जेड कह दो, जैसे इसको अगर हम एक्स वाई माने हैं तो इसको हम कह देंगे बेटा, अच्छा यहाँ वाई जेड है तो डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स जेड कह दो बेटा, इसको डी एक्स जेड कह दो, डी वाई जेड हो गया। कौन सा छूट रहा है देखो तो, डी एक्स वाई, ओके यहां पर होगा, सॉरी डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है भाई, हमने इसको देखा ही नहीं। तो यहां है भाई बेकार का फालतू का दिमाग लगा रहा था मैं कि यहां भी मिस्टेक हो रखा है क्या। डी देखो लोब्स जो हैं ये लोब्स एक्सिस पर ओवरलैप हुए हैं तो स्क्वायरिंग होगा, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये डी जेड स्क्वायर है अपना भाई जी। तो ये शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और एफ का शेप हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में दर्शा नहीं सकते हैं, इसीलिए आज तक उसका डायग्राम हमें पता नहीं चल पाया है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। नोड की तरफ आते हैं तो जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो, मतलब न्यूक्लियस से बाहर वाला एक रास्ता होगा बेटा, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, इसी को हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नोड। जहां इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मिनिमम हो या फिर जीरो हो। नोड दो टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल और एक एंगुलर नोड होता है। स्फेरिकल नोड को ही हम लोग रेडियल नोड भी कहते हैं, इसी को हम लोग रेडियल नोड भी कहते हैं, और दूसरा होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला है n-l-1, जबकि एंगुलर नोड का फॉर्मूला या सिंबल है l। दोनों को ऐड करेंगे तो n-1 आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमको निकाल के देगा। अगर हम वेव फंक्शन और डिस्टेंस का बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो दिस इज फॉर 1s, दिस इज फॉर 2s। 2s वाले केस में देखो एक नोड हमको दिखाई देगा, राइट। 2s वाले केस में एक नोड हमको मिल रहा है, 1s में कोई नोड नहीं आ पाया। ओके, यहाँ 1s में एक साई और r के बीच है, एक साई स्क्वायर और r के बीच में। अगेन 2s में हम लोग साई स्क्वायर और r के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक नोड अगेन हमको फिर से मिल रहा होगा, ऐसा। ठीक है, तो एक हम लोग वेव फंक्शन और एक वेव फंक्शन का स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग। इसी वेव फंक्शन को आगे समझाने के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, और उसका इंतजार आपको करना होगा। अगले वीडियो के लिए आप तैयार बैठिएगा। यहाँ तक हम लोग आज समाप्त करेंगे अपना सेवा, और फिर शुरुआत जो बचेगा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, और उसके बाद अपने कुछ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अगले वीडियो में हम लोग का आखिरी वीडियो होगा। समाप्त करेंगे इस चैप्टर को इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, और फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।